रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 9th है, जो कि 7th क्लास के लिए हिस्ट्री की बुक में से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इससे पहले हम आपको अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर का एक लेक्चर जो है उसकी ज़िंदगी के बारे में बता चुके हैं। 1618 में ये पैदा हुआ और ये तीसरा बेटा था शाहजहां का। और मतलब इसने अपनी सलाहियत इस तरह मनवाई कि शाहजहां की अलालत और मतलब उसकी बीमारी के दिनों के दौरान ही इसने अपने भाइयों से मुख्तलिफ मार्कों और जंगों के ज़रिए जो है हिंदुस्तान का तख्त छीन लिया। और वो अकेला जो है वाहिद बादशाह ठहरा। उसने शुजा अपने भाई को भी शिकस्त दी, दारा को भी शिकस्त दी, मुराद को भी शिकस्त दी, और दिल्ली और आगरा की जो तख्त था और ताज था वो अपने सर पे सजाने में कामयाब हुआ। 50 साल इसने हुकूमत की और आखिर में 90 साल की एज में ये अहमदनगर में फौत हुआ 1707 में। दो हिस्सों में इसकी हमने ज़िंदगी आपके सामने रखी है। एक मतलब 1658 से लेके 1681 तक, और दूसरा जो इसकी कह लें कि हुक्मरानी का टाइम है या मरहला है वो है 1681 से लेके 1707 तक। तो इस पे हम आज आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये भी हम आपको बता चुके हैं कि वो इस्लामी शरीयत और इस्लामी असूलों की तरफ ज़्यादा माइल था। और उस हिसाब से उसने जो अकबर के दौर में एक बाकायदा मुगलिया कह लें कि दरबार में, बादशाह के दरबार में जो है लोग मतलब सामने, महल के सामने जमा होते थे और एक झरोके में से बादशाह गुजर के जाता था। समझ लें एक आम लफ्ज़ों में एक खिड़की थी और उसमें से वो गुजरता था और बादशाह को लोग जो है उसका दर्शन करते थे। दर्शन मतलब निज़ारा कर लेना, उसको एक नज़र देख लेना। उसकी कुछ वजूहात भी थी। एक ये था कि लोग ये समझते थे कि हाँ हमारा बादशाह ज़िंदा है, क्योंकि आपस में शहज़ादों में भी और बादशाहत के हसूल के लिए और तख्त के हसूल के लिए लड़ाइयाँ जारी रहती थीं। तो कहीं कोई बगावत ना हो जाए या बादशाह मारा ना गया हो, तो उससे जहाँ उनका उनकी कह लें कि अपने बादशाह की ज़ियारत करना मकसूद होता था, वहाँ ये तासुर भी सियासी तौर पे लिया जाता था कि बादशाह सलामत जो है वो सही सलामत हैं और ज़िंदा सलामत है। तो ये भी एक तरीका था। उसको औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है उस पर पाबंदी लगा दी। जिजिया जो कि 100 साल पहले अकबर ने जो है हिंदुओं और दीगर जो गैर मुस्लिम अकवाम थी उनको माफ़ किया हुआ था जिजिया, वो उसने दोबारा लागू कर दिया। मज़ारात के ऊपर जो ख़वातीन जो है जाती थी मतलब ज़ियारत के लिए या वहाँ हाज़िरी के लिए, तो उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी। और इसी तरह मोतसब आला का पॉइंट भी पहले बयान हो चुका है। मोतसब आला जो कि हिसाब किताब रखने वाला होता था, इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रख के कोई इस्लाम के से हट के कोई शरीयत और कुरान और सुन्नत से हट के कोई इक़दाम या काम ना करे, तो वो उसने मुकर्रर किए। इसी तरह जो करप्ट लोग थे, करप्शन करने वाले बदउन्वान लोग थे, उनको जॉब से उसने बरतरफ कर दिया, निकाल दिया। आजकल भी आप देख रहे हैं ये जो हमारी हुकूमत आई है ये भी इसी चीज़ का नारा लगा के आई है कि भी हम करप्ट लोगों को और जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो अवाम का ख्याल नहीं रखते, उनको मतलब हम निकालेंगे और हम जो है मतलब यहाँ लोगों को उनका हक देंगे, गरीब अवाम का ख्याल रखेंगे। वो किस हद तक रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, ये एक फिर अलग बहस है। किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। और आप ख़ुद भी मतलब देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत किस तरफ जा रही है। लेकिन ये कि ये उसने मतलब मुख्तलिफ काम किए। ख़ुद वो मतलब एक सादा तबीयत का था। वो मुख्तलिफ खजूर के पत्तों से और दीगर मतलब धागों से जो है वो टोपियाँ बुनता था, टोपियाँ बनाता था। और टोपियों के पैसों से जो है वो अपनी जो ज़िंदगी के कह लें कि अखराजात हैं या जो कह लें कि एक अपने ऊपर जो खर्च किया करता था, वो उन उन पैसों से वो अपनी ज़ाती हाथों की कमाई से वो खर्च करता था। इसी तरह कुरान की वो किताबत करता था। कुरान मजीद को मतलब जल्द करना, सीना, कुरान मजीद को खुश ख़त और ख़ूबसूरत अंदाज में जो है लिखना। ख़ुद वो हाफिज़ कुरान भी था और अच्छी लहन और आवाज़ के साथ जो है वो कुरान की तिलावत भी करता था। और ये सारी चीज़ें करके वो अपने ऊपर जो है
خرچ اخراجات کا وہ مطلب خیال کرتا تھا. حکومتی یا سرکاری خزانے سے جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنا مطلب مناسب نہیں سمجھتا تھا. وہ صرف اس پیسے کو جو ہے عوام کی امانت سمجھتا تھا، اور خدا کے نزدیک بھی وہ عوام کا پیسہ ہے، اور عوام کی خدمت کے اوپر جو ہے اس کو خرچ کیا جائے. یہ مطلب اس کے کچھ اہم پوائنٹس تھے. اسی طرح بھنگ اور شراب پہ اس نے پابندی لگا دی کہ یہ نشہ اور جو اشیاء ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر جو استعمال کرے گا ان کو سزائیں دی گئیں، کوڑوں کی شکل میں بھی اور قید کی شکل میں ان کو سزا مطلب دی گئی. اسی طرح شریعت اور فقہ کے حوالے سے اس نے باقاعدہ ایک کتاب مرتب کروائی، اور وہ اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ فقہی اصولوں کو جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ لاگو کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس نے اور بھی بہت سارے مطلب اہم کام کروائے، اور آخر میں جاتے ہوئے اس نے بیٹوں کو بھی نصیحت کی. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم یہ بتا دیں کہ مختلف ریاستوں میں اور مختلف قوموں نے کیا کیا مطلب اقدامات کیے اس کے خلاف. اور یہ 50 سال جو ہے، جو کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ گھوڑے کی پشت پہ گزرا اور وہ جنگوں میں ہی مطلب مصروف رہا. تو اس میں سب سے اہم ہے شروع میں جو 1658 سے 1681 کا پہلا دور ہے، وہ اچ اور اسام اور بہار میں جو ہے اس نے مختلف راجپوتوں کو اور سکھوں کو اور یہاں کے دیگر ہندو راجاؤں کو جو ہے وہ شکست سے اس نے دوچار کیا. مختلف مراحل میں مطلب اس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں، اور اس میں سب سے پہلے اس نے جو ہے راجپوتوں کو شکست دی، اور اس میں اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا. اکبر، شہزادہ اکبر تھا، اس کو اس نے راجپوتوں کی لڑائی کے لیے بھیجا، جو کہ اس نے وہاں راجپوتوں کو تو کافی سارے مارکوں کے بعد جو ہے شکست دی، لیکن وہ خود جو ہے 1701 میں جو ہے اس نے دوبارہ خود ہی اپنے والد کے خلاف جو ہے بغاوت کر کے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا. تو پھر اکبر اپنے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے مطلب فوج کشی کی. تو اس سے وہ پھر وہاں سے مطلب جلا وطن ہو کے اور وہاں سے وہ بھاگ نکلا اور ایران میں چلا گیا، اور زیادہ تر پھر اس نے اپنی زندگی کا دور باقی وہاں ایران میں گزارا. اسی طرح جو ہے اس کا جو جاٹوں کی لڑائی جو ہے، جاٹوں نے بغاوت کی 1669 میں اس کے خلاف، کیونکہ یہ بھائی آپس میں لڑ رہے تھے. اس وقت ابتدائی دور بھی تھا، اور مطلب کمزوری بھی ان میں آ چکی تھی. شجاع اور اس میں مطلب دارا اور مراد کے بعد تو ان میں کمزوری آنے کی وجہ سے مطلب یہ بادشاہ تو بن گیا تھا 1658 میں، لیکن ایک فوجی حوالے سے کمزوری پیدا ہوئی، کیونکہ آپس کی لڑائی کمزور کر دیتی ہے، وحدت آپس میں نہ ہو. تو اس حساب سے پھر یہ اس کے خلاف جو ہے جاٹ بھی اٹھے. جاٹوں کو مختلف مارکوں میں جو ہے اس نے اپنے پوتے کو بھیجا، جو کہ بیدار بخت اس کا نام تھا، پوتا تھا اس کا بیدار بخت. اس نے ان کو جو ہے باقاعدہ 1669 میں جاٹوں کی جو بغاوت تھی اس کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے اور سخت لڑائیوں کے بعد جو ہے خون ریز لڑائیوں کے بعد ان کا خاتمہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے جو اہم سلسلہ اس کا شروع ہوا وہ پھر کشمیر اور پنجاب میں جو ہے سکھوں کی شورش تھی. تو اس نے سکھوں کو بھی مطلب اس کا خاتمہ کیا کشمیر میں، پنجاب میں. وہ اس کی اطاعت، اورنگزیب کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہوئے. پھر اس کا سلسلہ آتا ہے دوسرے اس پہ جو ہے 1681 سے 1707 تک، جو کہ جنوبی ہندوستان میں سب سے پہلے مرہٹوں کو اس نے ختم کیا. مرہٹوں کو منظم کرنے میں جو ہے پہلے ان کا کوئی ہندوستان کی سیاست میں اہم رول نہیں تھا، لیکن ان کے ایک شیوا جی تھے جو کہ مرہٹوں کا لیڈر تھا. وہ باقاعدہ جو ہے 1627 میں پیدا ہوا. اس نے مرہٹوں کو منظم کیا، اور انہوں نے جو ہے پھر مختلف پہلے بیجاپور کا ایک قلعہ اس نے فتح کر لیا. وہاں سے اس کو کافی پیسہ ملا، خزانہ ملا. وہاں سے اس نے مزید اپنے آپ کو منظم کیا. 2-3 اور قلعے اس نے فتح کر لیے. اور اس طرح پھر جو بیجاپور کا بادشاہ تھا، اس نے حکمران تھا، اس نے ایک بھرپور حملہ کر کے اس جو شیوا جی ہے اس کو والد کو گرفتار کر لیا. اس نے پھر 2 قلعوں کے بدلے جو ہے اپنے والد کو چھڑوایا. پھر یہ جو ہے تقریباً کوئی 1600
मतलब 87 में मारा गया। इससे पहले इसको औरंगज़ेब और के दरबार में जो है इसको अपने बेटों के समेत जो है वो पेश किया गया। औरंगज़ेब ने इसको माफ़ कर दिया, ओहदे भी दिए, लेकिन ये दोबारा दक्कन की तरफ जो है फरार हो गया। लेकिन फिर बाद में ये पकड़ा गया और इसको इसके जो मतलब फौजियों ने जो है फिर इसको कत्ल कर दिया, ये 1687 में। फिर इसके बाद जो है बल्कि 1680 में इसको मार दिया 53 साल की एज में। फिर इसका बेटा शुरू हो गया संभाजी। फिर वो भी लड़ाइयाँ लड़ता रहा, मुख्तलिफ गुरीला टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए गए, मतलब थोड़ी कम फौज होने की वजह से छुप के हमले करना और ये। तो फिर उसको भी औरंगज़ेब के एक जर्नैल था मुकर्रब खां, उसने 1687 में जो है उसको भी कत्ल कर दिया। ये सिलसिला मतलब मुख्तलिफ जंगों का चलता रहा। और फिर शुरू में बीजापुर में इसने अपने बेटे जो है अपने एक शहजादे आज़म खां को भेजा, लेकिन आज़म खां जो है वो भी उस वक्त के सिकंदर शाह था, मतलब सुल्तान सिकंदर जो है बीजापुर का, उसको शिकस्त वो ना दे सका 1682 में। फिर ये 1685 में खुद जो है आलमगीर खुद इसके खिलाफ जंग में उतरा और उसको शिकस्त दी। ये सारा सिलसिला चलता रहा। और लेकिन ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर की जो मिजाजन कहा जाता है तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा सादा थी। इसने तामीरी हवाले से भी काम किए, जहाँ इसने आवाम की खिदमत और लोगों को दरबार में पेश होने से वो नहीं रोकता था। कोई भी उसके पास मतलब अदल के लिए, इंसाफ के लिए आ सकता था। इसी तरह क्योंकि वो इस हुक्मरानी को जो है अल्लाह ताला की अमानत समझता था, वहाँ इसने मतलब कुछ तामीरात भी अहम कराएं, जिनमें सबसे अहम जो इसकी तामीर है वो आलमगीरी मस्जिद है, जो कि बादशाही मस्जिद लाहौर जिसको कहा जाता है, उसको आलमगीरी मस्जिद भी कहा जाता है। बहुत बड़े लेवल पे वसी मस्जिद है और मतलब उसमें इसने सुर्ख रंग का संगे मरमर भी इस्तेमाल किया है, वाइट कलर का संगे मरमर भी उसने जो उसके 3 गुंबद हैं उसमें इस्तेमाल किए हैं, और बड़ी वसी और अरीज़ और बड़े रकबे पे इसने एक ये मस्जिद तामीर कराई। और इसी तरह मतलब इसने एक मस्जिद जो है वहाँ पे दिल्ली के किले में भी इसने तामीर कराई। और इसी तरह इसका ये मतलब सिलसिला आगे बढ़ा और तकरीबन जाके ये अहमदनगर में फौत हुआ 1707 में। और 1707 में उस वक्त भी इसको था, इसने अपने बेटे को जो कि आज़म ख़ान था उसको कहा था कि आप लोग तकसीम कर लेना, अगर भाई आपस में इत्तेहाद में ना रह सकें तो आपस में हुकूमत को, मेरी सल्तनत को जो है तकसीम कर लेना, लेकिन आपस में इत्तेहाद के साथ रहना। लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात ना मानी और फिर उनके दरमियान उसी तरह जिस तरह हुक्मरानी के तख्त के छीनने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं वो चलती रहीं। और ये मतलब हिंदुस्तान का कह लें कि मुगलिया जो बादशाह थे उनमें सबसे कह लें कि आखिर में जो ग्रेटर मुग़ल कहलाता है वो ये आलमगीर था। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का जो है वो ज़वाल शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर दोबारा से वही मराठों ने भी, राजपूतों ने भी, सिखों ने भी और दीगर जाटों ने भी अपनी अपनी हुकूमतों का और अपने आप को सियासी और दीगर हरबी और जंगी हवाले से जो है दिफाई हवाले से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर कमज़ोरी होती गई। और उधर से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ आ चुकी थी, जो इसको जहांगीर ने जो है यहाँ लाइसेंस दिया था, तो उसने भी अपने कारनामे और काम शुरू कर दिया था। इस तरह फिर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत जो है वो अरूज से ज़वाल की तरफ जो है वो रवां दवां हो गई। और इसमें पहले लेक्चर में भी मैंने आपको औरंगज़ेब आलमगीर के पहले लेक्चर में बताया कि आपने जो ये मुगलिया बादशाह गुजरे हैं उनकी आपने तस्वीर बनानी है। तो आप कोशिश करेंगे लेड पेंसिल जो है, जिसको कच्ची पेंसिल भी कहा जाता है, उसको लेके और बेहतरीन अंदाज में चार्ट के ऊपर बाद में फिर उसमें खूबसूरत अंदाज में कलर भी करें। और ये आपके ज़िम्मे जो है एक सरगर्मी रहेगी। और साथ में ये जो जितने लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर सुनने के साथ साथ आपने किताब में भी इसको देखना है, हिस्ट्री की किताब में, और फिर उसको खुशखत अंदाज में जो है नीट कॉपी पे इसको लिखना भी है। बहुत शुक्रिया।